हेलो एवरीवन। एंशियंट हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में। तो जो गुप्ता पीरियड है उसने 200 साल रूल किया है नॉर्थ इंडिया में। इनकी जो टाइम फ्रेम है वो है 320 एडी से लेके 550 एडी तक। और इस जो पीरियड है गुप्ता वाला, इसको जो बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और जो इसके फाउंडर हैं वो हैं श्रीगुप्त और इनके जो बेटे हैं घटोत्कच। तो इन दोनों ने जो है इसको शुरू किया था और इन दोनों ने जो है महाराजा का टाइटल जो है अपने आप को दिया था। लेकिन जो इसके ट्रू फाउंडर बोला जाए तो वो हैं चंद्रगुप्त वन, जिन्होंने जो है महाराजा धीराज का जो टाइटल है अपने आप को दिया था। बात करूं इनकी सोर्सेज की, स्टडी के सोर्सेज की, हमें कहाँ से पता चलता है गुप्ता पीरियड के बारे में, तो पुराण जो हैं वो सारे के सारे इसी टाइम पे जो है कंपाइल किए गए थे। तो पुराण से भी हमें इस पीरियड के बारे में पता चलता है। और राइटर विशाखा दत्त की किताब है देवी चंद्रगुप्तम, इससे भी हमें चंद्रगुप्त, जो गुप्ता पीरियड वाले चंद्रगुप्त हैं, इनके बारे में पता चलता है। आप चंद्रगुप्त मौर्य से इनको कंफ्यूज मत करना, वहाँ पर इनके नाम के आगे चंद्रगुप्त मौर्य लिखा होगा। अगर नाम के आगे सिर्फ चंद्रगुप्त ही है तो ये गुप्ता पीरियड वाले चंद्रगुप्त हैं। और फाहियान की किताबों से भी हमें जो है इस पीरियड के बारे में पता चलता है। और साथ ही दिल्ली में जो मेहरौली में जो आयरन पिलर है वो भी इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। और साथ ही जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है जिसके ऊपर जो है हमें समुद्रगुप्त, जो कि गुप्ता पीरियड को बिलोंग करते हैं, उनके बारे में पता चलता है। और कई सिक्के जो हैं यहाँ से पाए गए हैं, कई कॉइन्स यहाँ मिले हैं जिनसे हमें इस पीरियड की स्टडी करने में हेल्प मिलती है। तो बात करूँ सबसे पहले इनके जो ट्रू फाउंडर हैं चंद्रगुप्त वन के बारे में, तो इनका जो रूलिंग पीरियड था वो था 320 से लेके 330 एडी में। और जो इन्होंने जो है कौन सा टाइटल, महाराजा धीराज वाला टाइटल इन्होंने अपनाया हुआ था। और इन्होंने जो मैरी की थी, शादी इनकी हुई थी लिच्छवी प्रिंसेस से हुई थी। तो इससे पता चलता है कि ये मैट्रिमोनियल अलायंस में बिलीव करते थे। और चंद्रगुप्त वन जब गद्दी पे बैठे तो बैठे वो 320 एडी में। तो जब वो गद्दी पे बैठे तो इसी टाइम से क्या है, गुप्ता ईरा जो थी उसकी शुरुआत होगी। तो 320 एडी में जो है 0 ईयर बनता है गुप्ता ईरा का। और इन्होंने जो है जितनी भी जो ये गंगा वैली वाला सारा एरिया है इसको जो है ऑक्यूपाई कर लिया था चंद्रगुप्त वन ने। बात करूं इनके बेटे की तो वो है समुद्रगुप्त। तो नेक्स्ट रूलर जो है इस पीरियड के, गुप्ता पीरियड के, वो हैं समुद्रगुप्त। और इन्होंने जो है 50 ईयर जो है रूल किया यहाँ पर। और ये बहुत ब्रेव फाइटर थे और साथ ही जो है ये पेट्रन करते थे आर्ट एंड लिटरेचर को। और साथ ही साथ क्या थे, ये अकम्पलिश्ड वीणा प्लेयर थे। तो ये क्या है, आर्ट और लिटरेचर को जो है सपोर्ट करते थे, इसलिए इन्हें कविराज भी बोला जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उस रूलर के बारे में बताओ जो वीणा बजाता था, तो वो कौन है, समुद्रगुप्त। तो ये अकम्पलिश्ड वीणा प्लेयर थे। और इन्हें जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि ये जो है इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और सभी में जो है इनको मैक्सिमम जो लड़ाइयाँ थी उनमें इनकी विक्ट्री हुई थी। तो इसलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अशोका का जो पिलर है इलाहाबाद में, वहाँ पर जो है इनके बारे में हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें अशोका जो पिलर है इलाहाबाद में, जो कि इलाहाबाद फोर्ट के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और जो ये इंस्क्रिप्शन था ये जो है संस्कृत में लिखाया गया था और जो नागरी लिपि थी उसका यूज़ करके इसको लिखाया था। तो जो अशोकन जो पिलर होते हैं उनके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो ये देखिए सबसे टॉप पे जो है लॉइन कैपिटल होगी, उसके बाद ये वाला जो है ये इन्वर्टेड लोटस है और ये शाफ्ट है और इसके नीचे क्या है, पेडिस्टल है। तो शाफ्ट के ऊपर ही जो है इंस्क्रिप्शन लिखाए जाते थे। और इसी जो ये पिलर है अशोका पिलर, इसके ऊपर तीन तीन जो रूलर्स हैं, पहला तो हो गया अशोका, दूसरा हो गया समुद्रगुप्त और बाद में जो है जहांगीर ने भी अपने बारे में इसके ऊपर लिखाया था। तो जो अशोका पिलर है इससे हमें तीन रूलर्स के बारे में
पता चलता है। समुद्रगुप्त के टाइम पे जो एक्सटेंट था इस गुप्ता पीरियड का वो काफ़ी बढ़ गया था। तो नॉर्थ में कश्मीर, साउथ में तमिलनाडु, ईस्ट में जो है कामरूप, कामरूप बोलते हैं आसाम को, कामरूप से लेके जो वेस्ट में क्या है काबुल, तो वहाँ तक इनका जो था एक्सटेंट हो गया था, काफ़ी बड़ा एरिया फैल गया था। समुद्रगुप्त ने साउथ के जो किंगडम थे इंडिया के उनको डिफीट तो कर दिया था, लेकिन जो है उनको कैप्चर नहीं किया। लेकिन उसने जो है सुजरेनिटी जो है अपने हाथ में उनकी रखी। तो इसके तहत हुआ ये कि वो उसके अंडर आ गए और जो है वो अपने आप को खुद ही गवर्न करते थे। तो मतलब उन्होंने आधिपत्य स्वीकार कर लिया था समुद्रगुप्त का। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप था, क्योंकि जितना बड़ा राज्य होगा उसको जो है एडमिनिस्टर करने में जो है दिक्कत आती होती है। और इन्होंने मोस्टली जो फोकस किया, जो अपना इनका कोर एरिया था वहीं पर इन्होंने फोकस किया। बात करूं हरि सेन के बारे में, तो जो मैंने बताया आपको, जो ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है ये हरि सेन ने लिखा था। हरि सेन कौन थे? इनके कोर्ट पोइट थे। और जो ये समुद्रगुप्त थे ये क्या थे? वैष्णविज्म के फॉलोवर थे। और ये बाकी धर्मों के लिए भी बहुत टॉलरेंट थे, क्योंकि इनके टाइम पे जो है बहुत से चैत्य विहार स्तूप का निर्माण जो है करवाया गया। तो इस टाइम पे जो है हिंदुइज्म जो है दो हिस्सों में बट गया था। एक था शैविज्म, एक था वैष्णविज्म। तो शैव जो होते हैं वो शिव जी के भक्त हैं, और वैष्णव जो हैं विष्णु भगवान के हैं। तो समुद्रगुप्त क्या थे? वैष्णव थे। और आगे चल के जो रूलर आया वो आया इनका बेटा, जो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त टू ने जो है टाइटल अपनाया विक्रमादित्य का, और इनका जो टाइम पीरियड है वो है 380 से लेके 415 एडी तक। और इनके टाइम पे जो है गुप्ता जो एरिया था, जो ये जितना भी इनका एक्सटेंट था, ये अपने मैक्सिमम रीच पे था। और चंद्रगुप्त टू ने क्या किया, अपनी बेटी की जो शादी थी, साथ ही किंगडम था इनके वकाटक महाराष्ट्र वाले एरिया में था, ये वकाटक किंगडम था। वहाँ के जो है एक राजा के बेटे से जो है इन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। और जो इंडो सीथियंस यानी कि जो शक रूलर थे मालवा और गुजरात के, जो भी वो रह गए थे वहाँ पर, उनको इन्होंने जो है पूरा जो है शक को रिमूव कर दिया। अब शक जो है नहीं रहे हैं। तो शक का एंड जो है चंद्रगुप्त टू के टाइम पे टोटली हो गया था। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, जब मालवा और गुजरात से इनको हटा दिया तो अब इनको जो है अरेबियन सी का एक्सेस मिल गया। तो अब इनके पास अरेबियन सी का एक्सेस था, बे ऑफ बंगाल का एक्सेस था। तो अब ट्रेड जो है फ्लरिश करेगा। तो इनके टाइम पे जो है ये बहुत फ्लरिश किया था। और अब जो है उज्जैन को क्या है सेकंड कैपिटल बनाया गया, क्योंकि जो राज्य था वो बहुत बड़ा हो गया था। तो इनकी जो पहली कैपिटल थी वो थी प्रयाग, जिसे इलाहाबाद बोलते हैं। तो जो इनकी जो ये कैपिटल उज्जैन थी, जो ये दरबार यहाँ था इनका, यहाँ पर क्या है नवरत्न पाए जाते थे। तो उन नवरत्नों में से कौन कौन? कालिदास और अमरसिम्हा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही जो मेहरौली का जो आयरन पिलर है उसके ऊपर जो चीज़ें लिखी गई हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें लिखी गई हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये मेहरौली आयरन पिलर है ये क्या है 1500 साल पुराना है, लेकिन इस पे जो है जंग रस्ट इस पे जो है बिल्कुल भी नहीं लगी हुई है। तो इससे पता चलता है कि गुप्ता काल में जो साइंस थी कितनी एडवांस थी, कि जो रस्ट फ्री आयरन जो है उन्होंने बनाया। बात करूं फाहियान की, तो फाहियान की जो बुक्स हैं उनसे भी हमें इस पीरियड के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो फाहियान एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो कि 9 साल जो है इंडिया में रहे, और उन्होंने अपनी लाइफ जो ये 9 साल इंडिया में रहे इसमें से जो 6 साल थे वो गुप्ता पीरियड में जो है स्पेंड किए थे। तो ये देखिए कहाँ कहाँ, पेशावर, मथुरा, कन्नौज, कपिलावस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, काशी, बोध गया। बेसिकली ये जो बुद्ध भगवान से जुड़ी जितनी भी जो जगहें, धार्मिक जगहें थी, वहाँ पर ये गए थे। तो एक ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये इनका एक रिलीजियस टूर था इंडिया आने का। और जो इनका मेन रीज़न था ना वो था, ये इसलिए आए थे क्योंकि ये जानना चाहते कि जो ओरिजिनल फिलॉसफी या बुद्धिज़्म की वो आखिरकार क्या है। तो जो प्योर बुद्धिज़्म है उसको जानने के लिए जो है ये इंडिया आए हैं। क्योंकि जो कुषाण के टाइम पे जो है हमें पता है कि बुद्धिज़्म जो है चाइना में स्प्रेड हो गया था। लेकिन हाँ, अब इतने दूर जब जा रहा है कोई रिलीजन तो उसमें क्या है
कुछ ना कुछ लोकेशन के हिसाब से जो है चेंजेस हो जाते हैं। तो इसलिए इनका जो फोकस था कि जानना चाहते थे वो कि आखिरकार ओरिजिनली जो बुद्धिज़्म था वो कैसे था। तो इन्होंने क्या है, वापसी के टाइम पे इन्होंने क्या है, सी रूट का यूज़ किया और जाते जाते ये जो है श्रीलंका और जावा भी गए थे। फाहियान की बुक्स को पढ़ के ही हमें पता चलता है कि जो ये पीरियड था, गुप्ता जो ये रूल था, ये कितना जो है रिच और ये प्रॉस्पिरस था। तो ये जो है फाहियान ने किताबों में इस तरीके से इसको मेंशन किया हुआ है। और साथ ही उन्होंने बोला कि जो ये गंगा वैली जो है अब यहाँ पर क्या है, बुद्धिज़्म वगैरह फ्लरिश नहीं कर रहा है। अब ये जो लैंड है ये क्या है, लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म बन चुकी है। लेकिन हाँ, जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है वहाँ पर अभी भी जो है बुद्धिज़्म स्प्रेड हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है फाहियान ने अपनी लिखी हुई थी किताबों में, तो उनको पढ़ के हमें इस सब गुप्ता पीरियड के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। बात करूं अगले जो रूलर हैं वो हैं कुमार गुप्त। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इनके बारे में है वो आपको याद रखनी है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की गई थी वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। और ये जो यूनिवर्सिटी थी आगे आने वाले 800 सालों तक जो है दुनिया की टॉप जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी उनमें गिनी गई। और कुमार गुप्त के टाइम पे जो है अश्वमेध यज्ञ भी इनके द्वारा करवाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको लेके। और जो एक ट्राइब था, हूण ट्राइब बोलते हैं जिसे, ये जो है सेंट्रल एशियन ट्राइब था। इन्हें जो है हेफ्तालाइट्स भी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या है इस टाइम पे जो है इंडिया पे अटैक करना शुरू कर दिया था। इंडिया के ऊपर अटैक किया, साथ साथ इन्होंने जो है यूरोप वाली साइड भी ये अटैक करना इन्होंने शुरू किया, क्योंकि ये क्या थे, फिरोशियस फाइटर थे। तो जो कुमार गुप्त है इनके टाइम पे जो है हूण ने जो है इंडिया में अटैक करना शुरू कर दिया था। और अगले रूलर जो हैं वो हैं स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के टाइम पे तो बोला जाता है कि हुणों ने इतनी बार अटैक किया कि जो ये स्कंदगुप्त थे काफ़ी बार उनसे लड़े, इनको हराया भी। लेकिन बोला जाता है कि 15 से 16 बार जो है इनके टाइम पे जो है हून्स ने अटैक किया था, और ये एक फाइट में जो है लड़ाई करते करते जो है स्कंदगुप्त मारे गए थे। तो स्कंदगुप्त के बाद क्या है, जितने भी जो इसको गुप्ता पीरियड को जो इनको किंग मिले, सक्सेसर्स मिले, वो काफ़ी वीक थे। और 550 एडी पहुंचते पहुंचते क्या था, गुप्ता जो एम्पायर था वो काफ़ी वीक हो गया था। तो जो अब क्या है, सेंटर जितना वीक होता जाएगा तो दूर वाले जो किंगडम्स हैं वो अपने आप को फ्रीडम दिला देंगे। तो इसी तरीके से जो भी इनके फ्यूडेटरी थे वो क्या है, इंडिपेंडेंट हो गए और गुप्ता काल का अंत हो गया। अब देख लेते हैं कि आखिरकार गुप्ता पीरियड की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो किस तरीके से थी। तो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो क्या थी, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी। लेकिन जो मौर्य टाइम पे जितनी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इनके पास नहीं थी, क्योंकि इन बिटवीन जो क्या थे, फ्यूडेटरीज या सामंत आ चुके थे। बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो जो इनके प्रोविंसेस जिसमें ये जो इनका इलाका था वो बटा हुआ था, तो उन प्रोविंसेस को बोलते थे भुक्ति। और जो ये गवर्नर होता था प्रोविंस का उसे बोलते थे उपारिक। और डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे विषय। और डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होगा उसे बोलेंगे विषयपति। और विलेज का जो हेड है उसे बोलते हैं ग्रामिक। और सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसे बोलेंगे नगर श्रेष्ठी। और एक और पोस्ट थी कुमार अमात्य और आयुक्त। तो सेंटर और प्रोविंस के बीच में जो लिंक बनाएगा उसे बोलते हैं कुमार अमात्य। और जो फॉरेन मिनिस्टर था उसे बोलते हैं संधि विग्रह। और एक तरीके की जो है फोर्स्ड लेबर इस टाइम पे करवाई जाती थी जिसे बोला जाता था विष्टि। तो फाहियान ने बताया कि जो ये गुप्ता काल की जो ये एडमिनिस्ट्रेशन थी ये काफ़ी लिबरल थी, माइल्ड थी और बिनोवलेंट एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो यहाँ पर इस टाइम पे क्या है, बहुत कम क्राइम होते थे, और अगर कोई क्राइम करता भी था तो इतनी हार्श पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। रोड्स वगैरह जो है यहाँ पर सेफ थी ट्रैवलर्स के लिए। तो इन्होंने जो है ये एक्सपीरियंस अपने जो है फाहियान ने जो है बुक्स में लिखे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इनकी जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है किस तरीके की थी। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या थी, लिबरल, माइल्ड एंड बिनोवलेंट एडमिनिस्ट्रेशन थी। बात करूँ सोसाइटी की, तो जो सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम था वो और भी ज़्यादा रिजिड इस टाइम पे हो चुका था। और साथ ही
अनटचेबिलिटी जो है समाज में एंटर कर चुकी थी, और जो ब्राह्मण थे वो फिर से क्या है टॉप पोजीशन पे आ चुके थे। और अब जो है राजा जो है ब्राह्मणों को बहुत बड़े बड़े गिफ्ट देते थे। रिलीजियस जो फेस्टिवल थे उनकी सेलिब्रेशन अब शुरू हो गई थी, और मूर्ति पूजा जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जो औरतों की कंडीशन थी वो क्या है डिट्योरेट हो चुकी थी, वो कोई वेद वगैरह की स्टडी नहीं कर सकती थी। और साथ ही लेट गुप्ता पीरियड में क्या है मध्य प्रदेश एरन नामक जगह पे क्या है एक इंस्क्रिप्शन मिला है जो कि सती का एविडेंस शो करता है। तो एरन इंस्क्रिप्शन जो फर्स्ट एविडेंस है सती का, वो हमें यहीं से मिलता है, मध्य प्रदेश से। बात करूं इनके आर्ट एंड कल्चर की, तो जो फर्स्ट टेम्पल एविडेंस है वो हमें यहीं से मिले हैं। तो वो फर्स्ट टेम्पल कौन से हैं, वो हैं देवगढ़ टेम्पल जो हैं, जो देवगढ़ टेम्पल कॉम्प्लेक्स है झांसी के पास, वो जो है फर्स्ट टेम्पल एविडेंस हैं, वो इसी टाइम पे बने थे। तो जो टेम्पल होते हैं ये दो स्टाइल में बनाए जाते हैं, एक है नागर, एक है द्रविडियन। तो जो नॉर्थ में जितने भी टेम्पल बनते हैं वो नागर स्टाइल से बनते हैं, और जो द्रविडियन स्टाइल है ये साउथ में अपनाया जाता है। तो आखिरकार जो है टेम्पल बनना शुरू क्यों हुए थे, क्योंकि इस टाइम पे देखा गया जो हिंदुज़म के लोगों ने, ब्राह्मणों ने जो है इन सभी ने ऑब्जर्व किया कि जो ये स्तूप चैत्य विहार बनाए जाते हैं जहाँ पर कि सारे जो हैं लोग आते हैं प्रेयर्स करते हैं, तो इससे क्या है जो धर्म है उसको जो है स्प्रेड इजीली किया जाता है। तो लोग जब यहाँ आएंगे तो मॉन्क से इंटरेक्ट करते थे वो, और जो है उस धर्म के बारे में जानते थे, और वो धर्म क्या है लोग अपनाते थे, और इस तरीके से काफ़ी जो है फ्लरिश हो रहा था। तो इसी की कॉपी करके जो है ये मंदिर का निर्माण जो है शुरू हुआ। तो पहले कोई भी मंदिर नहीं था, हमने देखा ही है वैदिक काल में। तो इसीलिए जो है एक ये रिफॉर्म आया, जो है मंदिर बनाना जो है एक तरीके का रिफॉर्म है हिंदुइज्म में। तो अब जो है फर्स्ट टेम्पल एविडेंस हमें देखने को मिला देवगढ़ टेम्पल्स, याद रखना। और साथ ही इस टाइम पे जो बहुत से जो टेम्पल के अंदर जो भगवान की मूर्तियाँ वगैरह स्कल्पचर हैं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बनाए गए। और साथ ही जो ये मेटलर्जी यानी कि मेटल से जो है चीज़ें बनाना, जैसे कि आयरन पिलर वगैरह बने, और क्या है 7.5 फुट की जो है कॉपर से जो है बुद्ध की स्टैच्यू है वो भी इस टाइम की जो है हमें देखने को मिलती है। तो मेटलर्जी के एविडेंस भी यहाँ से मिलते हैं। और एट प्रेजेंट जो ये स्टैच्यू है कॉपर की 7.5 फीट की, ये कहाँ है इंग्लैंड इंग्लैंड में बर्मिंघम में है। और इस टाइम पे क्या है म्यूरल पेंटिंग्स भी हमें देखने को मिली हैं अजंता एंड एलोरा में, महाराष्ट्र में। और इन म्यूरल पेंटिंग बेसिकली होती क्या है, जो दीवार पे जो पेंटिंग की जाती है बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग, इन्हें बोलते हैं म्यूरल पेंटिंग। और इन पेंटिंग में जो है भगवान बुद्ध से रिलेटेड चीज़ों को दर्शाया गया है, और साथ ही जो जातक टेल्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पर शो किया गया है। और यहाँ पर क्या है इस टाइम पे जो है रॉक कट केव्स जिन्हें बोलते हैं बाघ केव्स मध्य प्रदेश की, ये जो है बेसिकली ये क्या होती थी, रॉक को अंदर से काट के जो है एक रेजिडेंशियल टाइप एरिया बनाया जाता था। तो ये जो बाघ केव्स है कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और ये क्या है जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उनके लिए ये विहार का काम करते थे। और बात करूं उदयगिरी केव्स की, तो ये भी मध्य प्रदेश में इस टाइम पे जो है बनाई गई थी। और जो विष्णु भगवान का जो वराह अवतार है उसकी स्टैचू जो है हमें यहाँ देखने को मिलती है उदयगिरी केव्स मध्य प्रदेश। तो वराह मीन्स पिग, तो पिग वाला जो अवतार है उसकी स्टैचू कहाँ है, उदयगिरी केव्स में इम्पॉर्टेंट है। बात करूं लिटरेचर की, तो इस टाइम पे जितना भी लिटरेचर लिखा गया वो सारा जो है संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया। लेकिन अब क्या है जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी, ब्रह्मी लिपि नहीं थी। तो संस्कृत इस टाइम पे जो लिखी गई वो लिखी गई नागरी लिपि में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इस टाइम पे जो है एपिक्स लिखे गए जैसे कि रामायण महाभारत, और कई जो है लव स्टोरी वगैरह भी इस टाइम पे लिखी गई हैं। तो विशाखा दत्त ने क्या लिखी, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। याद रखिएगा जो मुद्रा राक्षस है उसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की जो स्टोरी है उसके बारे में बात की है। और जो देवी चंद्रगुप्तम है वो गुप्ता पीरियड वाले चंद्रगुप्त हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं विशाखा दत्त, ये इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि लिखी गई है शूद्रक के द्वारा,
ये बेसिकली क्या है, एक ड्रामा है, एक स्टोरी है जिसका नाम है मृच्छकटिका, यानी कि मिट्टी से बनी हुई बैलगाड़ी। तो क्ले कार्ट बोलते हैं मृच्छकटिका को। और एक बुक और है जो वासव दत्त ने लिखी है, वो है सुबंधु। बात करूं कालिदास के बारे में तो इन्होंने जो है बहुत से ड्रामा, प्ले, एपिक, लिरिक्स सब कुछ लिखा है इस टाइम पे, इसलिए जो है इन्हें कविराज कालिदास भी बोला जाता है। तो इनके जो ड्रामा, प्ले, एपिक, लिरिक्स हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम, उर्वशी, मालवकी, अग्निमित्रम, मेघदूत और ऋतु संहार। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और, यहाँ पर इस टाइम पे जो है पंचतंत्र लिखी गई किसके द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा। और अमर सिम्हा ने लिखी अमरकोश। अमरकोश जो है क्या है, एक शब्दकोश है संस्कृत का। तो शब्दकोश में क्या है, वर्ड के मीनिंग के साथ साथ उन वर्ड का यूज किस तरीके से होता है, उनके पर्यायवाची, अनुलोम विलोम जो है सभी को बताया जाता है। तो अमरकोश में ये सब बताया गया है। तो ये इसको बोलते हैं डिटेल्ड डिक्शनरी है ये। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो संस्कृत की ग्रामर है उसका नाम क्या है और वो किसने लिखी है। तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर करें अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो। बात करूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो इस टाइम पे जो है एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, साइंस और जो मेडिसिन की जो फील्ड है फ्लरिश कर रही थी। बात करूं मैथमेटिक्स की, तो इस टाइम पे जो है आर्यभट्ट ने 2 किताबें लिखी। एक है आर्यभट्टियम और दूसरा है सूर्य सिद्धांत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वराहमिहिर ने लिखी है पंच सिद्धांत, बृहद जातक और बृहद संहिता। तो ये इंपॉर्टेंट है वराहमिहिर की बुक। और वाघभट्ट ने लिखी है अष्टांग संग्रह। ये जो बुक है इसमें जो है 8 संग्रह हैं जो कि डील करते हैं किससे, आयुर्वेदिक मेडिसिन से। तो ये सब था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, गुप्ता पीरियड के बारे में। तो इसी के साथ मैं लेक्चर को यहाँ पर एंड करता हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और फेसबुक पे जो है पर्सनल मैसेज भी आप हमें कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे हर्षवर्धन के रूल के बारे में। धन्यवाद।